उत्पन्न करने की विधियां पढ़नी है कि कौन-कौन सी विधियों के द्वारा हम उदासीन वस्तुओं में कौन-कौन सी विधियों के द्वारा उदासीन वस्तुओं में हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। तो उन विधियों को हमने पढ़ा था। इनमें से दो विधियों का हमने अध्ययन कर लिया था। दो विधियां कौन-कौन सी थी? पहली जो विधि थी वो तो हमने पढ़ी थी वही घर्षण के द्वारा आवेशन। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ, 5 मिनट में ध्यान से सुने। देखो घर्षण के द्वारा आवेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई दो उदासीन वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है, यानी कि एक दूसरे को रगड़ा जाता है, तो वहां पर क्या होगा, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चले जाते हैं, जिसके कारण वहां पर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो तो धनावेशित हो जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो वस्तु कौन सी हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। तो इस तरीके से वस्तुओं को आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, आवेशित करने की जो विधि है, इसको हम घर्षण के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब घर्षण के द्वारा आवेशन में इंपॉर्टेंट बात तुमको ये ध्यान रखनी है कि आवेशन के पश्चात घर्षण के द्वारा आवेशन के पश्चात दोनों वस्तुओं में आवेश का जो मान होता है वो परिमाण के रूप में तो समान होता है, लेकिन प्रकृति में क्या होता है, वही विपरीत होता है। ये हमेशा ध्यान रखना थोड़ा सा। और इसके एग्जांपल भी मैंने तुमको बताए थे, कुछ एग्जांपल जो तुम्हारी बुक में है वो मैंने तुमको लिखवा दिए थे, उनको तुमको ध्यान में रखना है। भाई कौन सी वस्तु धनावेशित होती है, कौन सी वस्तु ऋणावेशित होती है। इसके बाद फिर मैंने सेकंड विधि तुमको समझाई थी, चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन में क्या था भाई? चालन में मैंने तुमको बताया था कि इसके द्वारा केवल चालक वस्तुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। कौन सी वस्तुओं को? चालक वस्तुओं को ही आवेशित किया जा सकता है। आवेशित कैसे करेंगे? हमने एक उदासीन चालक वस्तु आवेशित करनी, उसको के लिए हम क्या करते हैं, एक आवेशित चालक वस्तु लेते हैं, और आवेशित चालक वस्तु लेने के बाद दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, फिर वापस से दोनों को एक दूसरे से पृथक-पृथक कर लेते हैं, तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है, और आवेश आता है, यानी कि यहाँ जो चालन के द्वारा आवेशन होता है, यहाँ पर जो चालन के द्वारा आवेशन होता है, इसमें चालन के द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर आवेश कितना कितना आता है, उसके लिए मैंने तुमको फॉर्मूला भी बताया था। Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर होता है R1 बटे R2, यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश आवेशन के पश्चात दोनों वस्तुओं पर आवेश होता है। R1 R2 दोनों वस्तुओं की क्या होती है? त्रिज्या होती है। और तुम्हारे सिलेबस में जो इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे ना, उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना, हमारे सिलेबस में जितने भी एग्जांपल आएंगे इसके इस विधि से संबंधित, वो बराबर मात्रा की, यानी कि समान आकार की दो चालक वस्तुएं ली जाएंगी। और समान आकार की अगर चालक वस्तु हम लेते हैं ना, तो चालन विधि के द्वारा जब उनको आवेशित करते हैं तो ध्यान रखना उन पर जो आवेश का मान आता है उस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। बराबर मात्रा में आवेश आएगा, कितना आएगा? बराबर मात्रा में आवेश आएगा। जैसे 5 कूलम आवेश से एक वस्तु पर 5 कूलम आवेश है, दूसरी पर 0 आवेश है, दोनों को संपर्क में लाएंगे, अलग-अलग करेंगे तो चालन के द्वारा उन पर कितना कितना आवेश आएगा? उन पर 2.5 आवेश आएगा। तो उन पर कितना कितना आवेश आएगा? 2.5 कूलम आवेश आएगा। अब देखो इसके बाद फिर तीसरी जो विधि है ना, वो भी इंपॉर्टेंट विधि है। ध्यान रखना, पहली विधि में हमने क्या किया था? दो वस्तुओं को घर्षण करवाया था। दूसरी विधि में हमने क्या किया था? दोनों चालक वस्तुओं को आपस में टच करवा के, स्पर्श करवा के और दूर हटा दिया था, तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई थी। अब की बार हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन। कौन सी विधि पढ़ेंगे? प्रेरण के द्वारा आवेशन। तीसरी विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है, देखो इसको ध्यान से समझेंगे। प्रेरण के द्वारा आवेशन इंपॉर्टेंट विधि है। प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। अब देखो प्रेरण के द्वारा आवेशन किस प्रकार से किया जाएगा, एक प्रेरण का मतलब क्या है, इस चीज को हम इस विधि में देखेंगे। प्रेरण के द्वारा उदासीन वस्तुओं को आवेशित कैसे किया जाएगा, उस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। तो कैसे देखेंगे? देखो भाई यहाँ पे हम कैसे देखेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना एक चालक वस्तु लेते हैं। कौन सी वस्तु लेते हैं? चालक वस्तु। वस्तु का मतलब गोला ले लिया हमने, एक चालक गोला ले लिया। कौन सा ले लिया? चालक गोला ले लिया। और ये जो चालक गोला है ना, इसको हम एक उचालक पदार्थ से बने स्टैंड पर रख देते हैं।
जो स्टैंड है ना ये कुचालक पदार्थ से बना हुआ है, कुचालक। और ये है, ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, हम पढ़ क्या रहे हैं, आवेशन की विधियां पढ़ रहे हैं, यानी कि उदासीन वस्तु को हमको आवेशित करना है यहाँ पे, और वो भी कौन सी विधि के द्वारा, प्रेरण के द्वारा आवेशन करना है, प्रेरण के द्वारा हमको आवेशित करना है। कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे हमने एक चालक गोला लिया है, और ये जो चालक गोला हमने लिया है ये एक उदासीन चालक गोला है। उदासीन का मतलब इस पर टोटल आवेश का मान कितना है, 0 है। और ये जो उदासीन चालक गोला है इसको हमने कुचालक पदार्थ से बने स्टैंड पर रख दिया है। कुचालक, कुचालक का मतलब इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है ना, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है उसको हम कुचालक कहते हैं। और जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाता है, आवेश का जिसमें चालन हो जाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चालक गोला लिया है, कौन सा गोला लिया है, चालक गोला लिया है, और वो भी एक उदासीन चालक गोला लिया है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे उदासीन चालक गोला, उदासीन चालक गोला। यहाँ पे हमने एक उदासीन चालक गोला ले लिया। उदासीन का मतलब ये है कि इसका टोटल आवेश अभी प्रेजेंट में कितना है, 0 है। टोटल आवेश 0 होने का मतलब मैं फिर बता देता हूँ, पहले भी मैंने तुमको बताया है, टोटल आवेश 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आवेश ही नहीं है, आवेश तो है, लेकिन धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर मात्रा में होने के कारण, धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर मात्रा में होने के कारण यहाँ पे टोटल आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। टोटल आवेश का मान कितना होता है, 0 होता है। और तुमको पता होगा कि धनावेश और ऋणावेश बराबर क्यों होते हैं भाई, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, दोनों पर आवेश परिमाण में तो समान और प्रकृति में विपरीत होता है। जब दोनों आवेशों को टोटल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल आवेश हमारे पास 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये उदासीन चालक गोला है, क्या है, उदासीन चालक गोला है, तो चालक स्टैंड पर रखा हुआ है, ये है हमारा स्टेप फर्स्ट, यानी कि ये जो हमारी कंडीशन है ना वो पहली कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया है, वापस से मैं तुमको बता देता हूँ, एक एक कंडीशन को ध्यान से हम पढ़ते जाएंगे। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो टॉपिक खत्म होने के बाद, टॉपिक खत्म होने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा, प्रत्येक स्टूडेंट से पूछूंगा, सभी को मौका दूंगा। अगर किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। अभी इसको ध्यान से सुनिए एक बार, पूरी विधि को, ये विधि क्या कहना चाहिए, कैसे इसका आवेशन होगा इस वस्तु का। अब देखिए यहाँ पे हमने एक उदासीन वस्तु ली है, उदासीन चालक गोला लिया है, कौन सा गोला लिया है, चालक गोला लिया है, इसको हमने कुचालक स्टैंड पर रख दिया है, कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा उद्देश्य ये है इस विधि का, इस विधि का उद्देश्य ये है कि ये जो उदासीन चालक गोला है ना, उदासीन जो चालक गोला है इसको हमको आवेशित करना है, क्या करना है, आवेशित करना है, यानी कि इसमें आवेश उत्पन्न करना है। अब आवेश चाहो तो तुम इसको धनावेशित कर सकते हो, चाहो तो तुम इसको ऋणावेशित कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई तुम कौन सा आवेश इस वस्तु के ऊपर उत्पन्न करना चाहते हो, धनावेश उत्पन्न करना चाहते हो या फिर ऋणावेश उत्पन्न करना चाहते हो। दोनों ही कंडीशन में तुमको समझाऊंगा यहाँ पे, धनावेश को कैसे उत्पन्न करेंगे और ऋणावेश कैसे उत्पन्न करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलना। देखो फर्स्ट कंडीशन में तो हमने ये कर दिया, उदासीन चालक गोला ले लिया। अब हम क्या करेंगे भैया, आवेश उत्पन्न करने के लिए ये जो चालक गोला तुमको दिखाई दे रहा है इसके नजदीक, इसके समीप हम एक आवेशित छड़ को लेकर आते हैं। आवेशित छड़ का मतलब क्या है भाई, मैंने तुमको बताया है, अगर किसी वस्तु पर आवेश का मान 0 है, किसी वस्तु पर आवेश का मान 0 है तो हम उसको उदासीन वस्तु कहेंगे। अगर किसी वस्तु पर धनावेश है या फिर ऋणावेश है तो हम उसको आवेशित वस्तु कहेंगे, उसको आवेशित वस्तु कहेंगे, चाहे से वो धनावेशित हो चाहे से वो ऋणावेशित हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो चालक गोला तुमको दिखाई दे रहा है ना, इसके नजदीक, इसके स्पर्श नहीं करवाएंगे, इसके नजदीक हम क्या करते हैं, एक आवेशित छड़ को लेकर आते हैं। आवेशित छड़ का मतलब ये है कि उस पर आवेश होगा, इस पर तो आवेश 0 है टोटल आवेश, लेकिन उस पर आवेश पहले से विद्यमान होगा, चाहे से वो तुम धनावेशित छड़ को लेकर आ सकते हो, चाहो तो तुम उसको इसके समीप ऋणावेशित छड़ को लेकर आ सकते हो। तो इसकी सेकंड कंडीशन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखें। देखो हमारे पास पहले से जो कंडीशन है उसको तो हम ऐसे कैसे बना देते हैं, हमारे पास ये चालक गोला था तो चालक गोले को हम ऐसे कैसे बना देते हैं, ठीक है भाई।
और चालक गोला कहाँ पे रखा हुआ है, कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है, तो ये कुचालक स्टैंड पर हमने रख दिया है। ये हमने कुचालक स्टैंड पर रख दिया है। अब हमको सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, और सेकंड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, जो चालक गोला है ना, ये जो चालक गोला है इसके नजदीक हम एक आवेशित छड़ को लेकर आ रहे हैं। अब आवेशित जो छड़ है ना, उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे बना सकता हूँ, ये आवेशित छड़ को मैं लेकर आ गया। ये जो गोला तुमको दिखाई दे रहा है, इस गोले पर, इस गोले के नजदीक इसके मैंने स्पर्श नहीं करवाया, इस छड़ को मैंने इस पे टच नहीं करवाया, इससे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, यानी कि इसके नजदीक रखा हुआ है, ठीक है ना। इसके नजदीक मैं इस छड़ को लेकर आया हूं, ये आवेशित है, और आवेशित मैंने तुमको बताया था कि चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसकी सतह पर विद्यमान रहता है, उसकी मुक्त सतह पर विद्यमान रहता है। चाहो तो उसकी अंदर की सतह पर बना दो, चाहो तो उसकी बाहर की सतह पर बना दो, लेकिन उसके आयतन में आवेश का मान कितना रहता है, 0 रहता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये आवेशित छड़ है। अब यहाँ पे हम ना एक बार इसको मान लेते हैं कि ऋणावेशित छड़ है। कौन सी छड़ है, ऋणावेशित। चाहो तो तुम यहाँ पे धनावेशित भी ले सकते हो, ठीक है ना। हम यहाँ पे इस छड़ को कौन सी छड़ मान करके चलते हैं, ऋणावेशित छड़। अगर ऋणावेशित छड़ लेकर चलते हैं तो इसके ऊपर कौन सा आवेश होगा भाई, ऋणावेश होगा। कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। भाई ये चालक छड़ हमने ले ली, और ये कौन सी छड़ है भाई, इसके ऊपर ध्यान रखना ऋणावेश फैला हुआ है, ऋणावेशी छड़ है। कौन सी छड़ है भाई, ऋणावेशी छड़ है। चाहो तो मैं इसमें लिख भी देता हूं, ये ऋणावेशी छड़ है। कौन सी छड़ है, ऋणावेशी। चाहो तो तुम इसकी जगह है ना धनावेशी छड़ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऋणावेशी छड़ को इस उदासीन चालक गोले के नजदीक लेकर आया। अब अगर ये उदासीन चालक गोले के मैं इस आवेशित छड़ को नजदीक लेकर आऊंगा ना, तो होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ऐसा क्या होगा यहाँ पे, ऐसा क्या होगा यहाँ पे कि इस छड़ को मैं लेकर आया हूं, तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा, क्या विधि होगी इसके अंदर, देखो भाई इसके अंदर क्या होगा, देखो भाई इसके अंदर ये होगा भाई, जो उदासीन चालक गोला था, उदासीन चालक गोला है, इसका टोटल आवेश कितना है भाई, 0 है। टोटल आवेश तो इसका 0 है, लेकिन मैंने तुमको बताया था टोटल आवेश 0 होने का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर आवेश ही नहीं है, आवेश तो है इसके अंदर, लेकिन आवेश का जो मान है वो बराबर मात्रा में है, यानी कि जितना धनावेश है ना उतना ही क्या है, ऋणावेश है। अब क्या होगा कि यहाँ इसके अंदर जो धनावेश और ऋणावेश है बराबर मात्रा में, इसके अंदर जो धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में है, वो क्या होगा, धनावेश और ऋणावेश जो बराबर मात्रा में है वो क्या होगा, जैसे ही हम इस ऋणावेशी छड़ को, जैसे ही हम ऋणावेशी छड़ को इस उदासीन गोले के नजदीक लेकर आएंगे ना, तो क्या होगा कि इसके अंदर का जो धनावेश होगा, इसके अंदर का जो धनावेश होगा, इस उदासीन चालक गोले के अंदर जो आवेश है उसका धनावेश होगा, वो धनावेश तो इस ऋणावेश से क्या होगा भाई, आकर्षित होगा। यहाँ पे इस उदासीन चालक गोले के अंदर का जो धनावेश है ना, वो इस ऋणावेश से क्या होगा, आकर्षित होगा। और ऋणावेश से आकर्षित होगा ना, तो इसके अंदर का जितना भी धनावेश है वो एक तरफ आ जाएगा, यानी कि इस ऋणावेशी छड़ की तरफ आ जाएगा। किधर की तरफ आ जाएगा, ऋणावेशी तो छड़ की तरफ आ जाएगा, यानी कि धनावेश जो है वो इस ऋणावेश से आकर्षित होगा। ये जो छड़ के ऊपर ऋणावेश है, ऋणावेश फैला हुआ है, इससे इसके अंदर का जो धनावेश है वो आकर्षित होकर एक तरफ आ जाएगा, और इसके अंदर का जो ऋणावेश होगा, इसके अंदर का जो ऋणावेश होगा, इस उदासीन चालक गोले के अंदर का जो ऋणावेश होगा ना, वो ऋणावेश क्या होगा, इस ऋणावेश से प्रतिकर्षित होकर, मैंने तुमको आवेशों के गुणधर्मों में बताया था कि समान प्रकृति का जो आवेश होता है उसके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है उसके बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस ऋणावेश से धनावेश तो आकर्षित होगा और ऋणावेश प्रतिकर्षित होगा। तो धनावेश आकर्षित होने के कारण धनावेश को इधर की वाली सतह पर आ जाएगा, इस वाली सतह पर आ जाएगा, और ऋणावेश प्रतिकर्षित होने के कारण दूसरी यानी कि इसके अपोजिट जो सतह है उस पर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके अंदर है ना, इसके अंदर आवेश को इस तरीके से दिखा सकते हैं भाई, यहाँ पे धनावेश को इधर की तरफ आ जाएगा, ये दिखा दिया। भाई इस गोले के अंदर जितना भी धनावेश था ना, वो पूरा का पूरा जो धनावेश है वो इसकी इधर वाली सतह पर रहेगा, यानी कि इस ऋणावेशित जो छड़ हमने रखी है
ऋणावेशित छड़ जिधर की तरफ हमने रखी है उधर की तरफ तो धनावेश आ जाएगा, और विपरीत परत पर, विपरीत यानी कि दूसरी तरफ जो ऋणावेश होगा प्रतिकर्षण बल के कारण दूसरी वाली सतह पर आ जाएगा, यानी कि ऋणावेश को हम इधर की तरफ बना देंगे माइनस आवेश। अब एक चीज ये ध्यान रखना थोड़ा सा, इस गोले के अंदर जो तुमने धनावेश और ऋणावेश दिखाया है ना, वो ध्यान रखना जितने प्लस तुमने बनाए हैं उतने ही तुमको माइनस बनाने हैं। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि ये गोला अभी प्रेजेंट की कंडीशन में उदासीन गोला है, और उदासीन का मतलब ये है कि इसके अंदर धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर मात्रा में है। धनावेश और ऋणावेश दोनों अगर बराबर मात्रा में है तो हमको प्लस और माइनस के जो चिन्ह है इसके अंदर बराबर दिखाने हैं। अब देखो स्टार्टिंग में हमने उदासीन गोला लिया था, सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, एक आवेशित छड़ को इस गोले के नजदीक लेकर आए। तो आवेशित छड़ को नजदीक लेकर आने के बाद क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर ये हुआ कि इसका जो आवेश था ना, इस गोले के अंदर का जो आवेश था धनावेश और ऋणावेश वो अलग-अलग हो गया। यानी कि पहले तो मिक्स था ये आवेश, लेकिन जैसे ही आवेशित छड़ को लेकर आए तो यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश अलग-अलग हो गया। यानी एक तरफ तो ऋणावेश आ गया, एक तरफ क्या आ गया, धनावेश आ गया। यानी कि धनावेश और ऋणावेश दोनों अलग-अलग परतों पर आ गए, धनावेश एक तरफ आ गया और ऋणावेश दूसरी तरफ चला गया आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होता है, आवेश का ये जो सेपरेशन होता है, आवेश का ये जो पृथक्करण होता है, आवेश जो अलग-अलग होता है ना, धनावेश इधर की तरफ आ गया, ऋणावेश दूसरी परत पर चला गया। यानी कि एक तरफ तो धनावेश आ गया और एक तरफ ऋणावेश आ गया। आवेश जो ये अलग-अलग हुआ है ना, इस प्रक्रिया को ध्यान रखना, हम फिजिक्स भाषा में एक वर्ड नाम देते हैं और वो वर्ड होता है प्रेरण। क्या होता है? प्रेरण होता है। यानी कि यहाँ पे जो आवेश अलग-अलग परतों पर गया, यानी कि धनावेश तो इधर की तरफ आ गया और ऋणावेश दूसरी तरफ चला गया। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में इसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेरण विधि इसीलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे आवेश अलग अलग हो जाता है इस विधि में। तो यहाँ पे धनावेश तो इधर की तरफ आ गया, ऋणावेश दूसरी वाली परत की तरफ चला गया। अब देखो इस विधि को पढ़ रहे हैं, इस विधि में एक चीज का पता और लगेगा हमको, ध्यान हो तो मैंने तुमको ना आवेशों के गुणधर्म पढ़ाए थे, और आवेशों के गुणधर्मों में मैंने तुमको एक गुणधर्म ये लिखवाया था कि एक आवेशित वस्तु, एक आवेशित वस्तु हमेशा, एक आवेशित वस्तु हमेशा, ध्यान रखना, एक आवेशित वस्तु हमेशा एक निरावेशित वस्तु को, निरावेशित का मतलब होता है उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है, लिखवाया था। और उसके कोष्टक में मैंने तुमको ये भी लिखवाया था उसका कारण कि भाई क्यों करती है, प्रेरण के कारण करती है। किसके कारण करती है? प्रेरण के कारण करती है। तो वो प्रेरण का कारण यहाँ पे तुमको देखो समझ में आ जाएगा, उसको मैं थोड़ा साइड में बता देता हूँ तुमको। भाई हमने गुणधर्म ये पढ़ा था, हमने गुणधर्म ये पढ़ा था कि आवेशित वस्तु, आवेशित का मतलब तुम है ना एक छड़ मान सकते हो, जैसे ये छड़ मान ली, चाहो तो तुम इसको धनावेशित मान सकते हो, चाहो तुम इसको ऋणावेशित मान सकते हो। तो हमने यहाँ पे है ना इसको धनावेशित छड़ मान लिया। अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि एक आवेशित वस्तु, आवेशित वस्तु तो ये हो गई। अब आवेशित वस्तु एक निरावेशित वस्तु को, ये कोई निरावेशित वस्तु मान लो, जैसे कि गोला ले लिया हमने, निरावेशित, निरावेशित का मतलब होता है उदासीन, उदासीन का मतलब होता है उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होगा। अब बराबर मात्रा में होगा तो ये जो आवेशित छड़ है ना, ये इसको हमेशा आकर्षित करेगी। आकर्षित क्यों करेगी? नहीं, आकर्षित इसलिए करेगी जब हम इस आवेशित वस्तु को इस गोले के पास लेकर आएंगे, उदासीन के पास, तो इसके अंदर का जो ऋणावेश होगा ना, इसके अंदर का जो ऋणावेश होगा वो इस धनावेश से आकर्षित होकर इधर की तरफ आ जाएगा, और इसके अंदर का जो धनावेश होगा वो दूसरी वाली परत पर चला जाएगा प्रतिकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पे माइनस आवेश इधर की तरफ आ गया, धनावेश इधर की तरफ चला गया। ये माइनस वाले आवेश को ये प्लस वाला जो आवेश होगा ना, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा भाई, आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है, विपरीत प्रकृति का जो आवेश होता है ना, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ना आकर्षित करने की, यहाँ पर इसका जो कारण है इसको हम प्रेरण के कारण बोलते हैं कि भाई प्रेरण के कारण यहाँ पर ये जो आवेशित वस्तु है निरावेशित वस्तु को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। अब यहाँ पे मैं वापस से बता देता हूँ इसको। देखो मैंने जो गुणधर्म तुमको लिखवाया था ना, मैंने जो तुमको गुणधर्म लिखवाया था, एक गुणधर्म मैंने तुमको ये लिखवाया था कि भाई आवेशित जो वस्तु होती है वो एक निरावेशित वस्तु को हमेशा आकर्षित करती है। अब आकर्षित क्यों करती है?
के कारण करती है। प्रेरण के सर कारण चित्र क्यों बने करती है भाई, बताया है उस चीज को अभी मैं को बताया है कि भाई उदासीन जो वस्तु होती है उस ऋणावेश की जो मात्रा होती है ना वो बराबर मात्रा में होती है। अब बराबर मात्रा में धनावेश और ऋणावेश वस्तु के अंदर है, तो जैसे ही हम आवेशित वस्तु को उसके नजदीक लेकर जाते हैं, जैसे ही कोई आवेशित वस्तु को उसके नजदीक लेकर जाते हैं तो ध्यान रखना वहां पर धनावेश और ऋणावेश जो है ना वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण अलग अलग परतों पर आ जाते हैं। यानी एक तरफ तो धनावेश आ जाएगा, दूसरी तरफ ऋणावेश आ जाएगा। और यहाँ पे जो आवेश पृथक पृथक होता है, अलग अलग जो होता है ना, इसको हम प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। अब जो आवेशित क्षण हम उसके नजदीक लेकर जाते हैं, आवेशित वस्तु को अगर हम उदासीन वस्तु के नजदीक लेकर जाते हैं ना, तो उसके नजदीक वाली जो परत होगी और उदासीन वस्तु की उसके नजदीक वाली जो परत होगी वहां पर विपरीत प्रकृति का आवेश होने के कारण, वहां पर विपरीत प्रकृति का आवेश होने के कारण कौन सा बल लगेगा भाई? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा जिसके कारण यहाँ पे दोनों वस्तु एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। हमेशा ध्यान रखना एक आवेशित जो वस्तु होती है वो एक निरावेशित वस्तु को, वो एक निरावेशित वस्तु को क्या करती है? हमेशा आकर्षित करती है। और उसका कारण ध्यान रखना प्रेरण के कारण करती है। अब हमारी विधि पर चलते हैं। आवेशन की जो विधि है, आवेशन की विधि क्या थी उसको हम वापस से देखते हैं। देखो देखो भाई, आवेशन की जो विधि है इसको हम पढ़ रहे थे प्रेरण के कारण आवेशन, प्रेरण के कारण आवेशन हम पढ़ रहे थे। और प्रेरण के कारण जो आवेशन है, प्रेरण के कारण जो आवेशन है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक यहाँ पर हमने एक उदासीन चालक गोला लिया था जिसको हमने कुचालक स्टैंड पर रख रखा है। अब हमको इस उदासीन चालक गोले में आवेश उत्पन्न करना है। कैसे आवेश उत्पन्न करेंगे? प्रेरण के कारण हमको आवेश उत्पन्न करना है। तो प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस चालक गोले के नजदीक एक आवेशित क्षण लेकर आनी होती है। अब आवेशित क्षण तुम धनावेशित भी ले सकते हो और ऋणावेशित भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर मैं ना तुम्हारे डायग्राम में तुमको दिखाई दे रहा होगा, मैं इस उदासीन चालक गोले के नजदीक, इस उदासीन चालक गोले के नजदीक एक ऋणावेशी क्षण को लेकर आया हूँ। और ऋणावेशी क्षण को लेकर आया हूँ ना, तो इसके अंदर का जो धनावेश और ऋणावेश है, धनावेश और ऋणावेश होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण दोनों अलग अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ पे ऋणावेशी जो क्षण है ना वो इसके अंदर के धनावेश को आकर्षित करेगी तो वो तो इधर की तरफ आ जाएगा, और इसके अंदर के ऋणावेश को प्रतिकर्षित करेगी तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया। अब आवेश जो पृथक पृथक होता है ना इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। अभी यहाँ पे प्रेजेंट की कंडीशन में ये वस्तु अभी आवेशित नहीं हुई है। अभी प्रेजेंट की कंडीशन में यहाँ पर चालक गोला जो उदासीन था ना अब भी उदासीन ही है। अब दी क्या है? उदासीन ही है। इसको हमको आवेशित करना है। अभी प्रोसेस चल रहा है। पहले स्टेप में हमने उदासीन लिया था, दूसरे स्टेप में हमने इसके अंदर का जो आवेश था उसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, धनावेश को एक तरफ कर दिया और ऋणावेश को एक तरफ कर दिया। ये कंडीशन सेकंड है, ध्यान रखना। ये कंडीशन क्या है? सेकंड है। अब तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तीसरी कंडीशन में हम ये करते हैं, तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई? तीसरी कंडीशन में इस चालक गोले को, इस चालक गोले को हम एक चालक तार के द्वारा, इस चालक गोले को एक चालक तार के द्वारा पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और चालक तार के द्वारा जो पृथ्वी से हम जोड़ेंगे ना चालक गोले को, तो ध्यान रखना इसको हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? भूसंपर्कित करना। क्या कहते हैं? भूसंपर्कित करना। और इंग्लिश में हम इसको अर्थिंग बोलते हैं। ध्यान हो तो तुम्हारे मकानों में कई बार तुमने अर्थिंग बनाने के लिए, अर्थिंग बनाने के लिए लोहे का तार लिया होगा, लोहे के तार को तुमने जमीन में गाड़ा होगा अर्थिंग बनाने के लिए। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि चालक गोले को हम अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग का मतलब पृथ्वी से इसको कनेक्ट करेंगे चालक तार के द्वारा। क्या करेंगे? चालक तार के द्वारा पृथ्वी से इसको कनेक्ट करेंगे। इसको फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं भूसंपर्कित करना। क्या कहते हैं? भूसंपर्कित करना। और इंग्लिश में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थिंग करना। क्या कहते हैं भाई? अर्थिंग करना। तो तीसरे स्टेप में देखो क्या करेंगे, जैसे ही हम अर्थिंग करेंगे ना तो वहां पे क्या होगा देखो भाई। तीसरी कंडीशन हम यहाँ पे ऐसे कैसे बना देते हैं? सेकंड स्टेप को हम पहले बनाएंगे। देखो ये हमने उदासीन चालक गोला ले रखा था,
इसको हमने एक कुचालक स्टैंड पर रख रखा था, ये हमने कुचालक स्टैंड पर रख रखा था, और यहाँ पे एक चालक छड़ को लेकर आए थे, जिसको मैं ऐसे कैसे बना रहा हूँ, इसके नजदीक इस पर आवेश दिखा देते हैं जो हमने पहले दिखा रखा था। आ गया, और इसके अंदर धनावेश तो इधर की तरफ दिखा रखा था, और ऋणावेश इधर की तरफ दिखा रखा था। सेम कंडीशन वाला भी ना हमें, हमको क्या करना क्या है तीसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में हमको ये करना है कि चालक गोले को, इस उदासीन चालक गोले को हमको एक चालक तार के द्वारा, चालक तार, चालक का मतलब ये होता है ऐसा तार जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, ऐसा तार जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, जिसमें आवेश आसानी से आ जा सके ना, उसको हम क्या कहते हैं, चालक तार कहते हैं, यानी चालक कह सकते हैं। यहाँ पे देखो इसको हम चालक तार से जोड़ रहे हैं, ये हमने चालक तार से जोड़ दिया और इसको पृथ्वी से संपर्कित करवाएंगे। अब ये जो चालक तार तुमने जोड़ा है ना, इसको तुमको पृथ्वी से कनेक्ट करना है, और पृथ्वी का जो सिंबल है यहाँ पे तुम ऐसे बना सकते हो, देखो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर बढ़ा है ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये जो सिंबल है ना यहाँ पे, पृथ्वी का सिंबल है, इसका सिंबल है भाई पृथ्वी का सिंबल है, और इसको कहते हैं हम भू संपर्कित करना। क्या कहते हैं भाई, भू संपर्कित करना, भू संपर्कित करना। और यहाँ पे जो तार लिया है वो कौन सा तार है भाई, चालक तार है। कौन सा तार है भाई, चालक तार। अब देखो जैसे ही हम इस उदासीन चालक गोले को पृथ्वी से संपर्कित करते हैं, जैसे ही इस उदासीन गोले को चालक तार के द्वारा पृथ्वी से संपर्कित करते हैं, तो क्या होगा भाई, क्या होगा देखो भाई, पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना, पहली बात तो एक चीज ये ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना कि भाई पृथ्वी एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी धारिता अनंत होती है, पृथ्वी एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी धारिता अनंत होती है। अब धारिता अनंत होने का मतलब ये है, इसको हम कितना भी आवेश देंगे ना, इसको हम कितना भी आवेश देंगे तो ये अपने अंदर उसको ग्रहण कर लेगी, और इससे हम कितना भी आवेश लेंगे तो ये हमको आवेश आसानी से दे देगी। अब पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव होता है ना, वो ध्यान रखना, विभव का भी चैप्टर हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो विभव होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये ध्यान रखना। पृथ्वी का जो विभव होता है वो जीरो होता है, ध्यान रखना। पृथ्वी का विभव कितना होता है, जीरो। चाहो तो तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो, पृथ्वी का जो विभव होता है वो कितना होता है भाई, जीरो होता है। पृथ्वी की जो धारिता होती है, पृथ्वी की जो धारिता होती है वो ध्यान रखना अनंत होती है, उसको कितना भी आवेश दो ग्रहण कर लेगी, उससे कितना भी आवेश लो वो हमको दे देगी। आवेश देने और लेने में ध्यान रखना उसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वही कंडीशन है जैसे मान लो कोई समुद्र है, और समुद्र में से एक लोटा पानी का चाहे तो तुम निकाल लो, चाहे उसमें डाल दो, उसके पानी के स्तर में, पानी के स्तर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना पृथ्वी एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी ऊष्मा धारिता अनंत होती है, इसको हम कितना भी आवेश दे ये अपने अंदर ग्रहण कर लेगी, और इससे हम कितना भी आवेश लें ये हमको आवेश आसानी से दे देगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर की तरफ गति करते हैं भाई, देखो पहली बात तो मैं बता देता हूँ, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, माइनस आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। अब तुमने देखा होगा 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा जो होती है ना वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ बहती है, किधर की तरफ जाती है, प्लस से माइनस की तरफ बहती है। और विद्युत धारा हमेशा आवेश के प्रवाह के कारण ही बहती है। आवेश का प्रवाह का मतलब है इलेक्ट्रॉन, आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। हमेशा ये ध्यान रखना, हमेशा ये ध्यान रखना जो गति करते हैं ना, जो गति करते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, प्रोटॉन कभी भी गति नहीं करता है। ध्यान रखना, प्रोटॉन तो तुमको पता होना चाहिए नाभिक के अंदर रहता है, प्रोटॉन हमेशा कहाँ पे रहता है, नाभिक के अंदर रहता है। और नाभिक के अंदर नाभिकीय प्रबल नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है, उसको हम बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो गति करता है ना वो इलेक्ट्रॉन ही करता है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन ही जाता है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हमेशा ये ध्यान रखना। हमेशा धनावेश, धनावेश का मतलब प्रोटॉन कभी भी गति नहीं करता है, गति जो करता है ना वो केवल इलेक्ट्रॉन करते हैं। गति जो करते हैं वो हमेशा कौन करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन करते हैं। कभी भी धनावेश गति नहीं करता है, प्रोटॉन कभी भी गति नहीं करता है, ध्यान रखना हमेशा। अब देखो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो किधर की तरफ होती है, तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि भाई धारा की जो दिशा होती है ना वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। धारा की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। और दूसरी बात, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में गति करती है। अब भाई विद्युत धारा अगर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में अगर गति करती है तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो माइनस से प्लस की तरफ गति करेंगे। भाई धारा अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ गति करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी ना वो हमेशा किधर से किधर होगी भाई, इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होगी वो हमेशा ध्यान रखना माइनस से किधर की तरफ जाएंगे, प्लस की तरफ गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। और हमेशा सभी को पता होगा कि माइनस को तो बोला जाता है निम्न विभव। क्या बोला जाता है माइनस को, माइनस को तो बोला जाता है निम्न विभव, निम्न विभव। और प्लस को बोला जाता है उच्च विभव। क्या बोला जाता है, उच्च विभव। हमेशा ध्यान रखना माइनस को तो बोला जाता है निम्न विभव और प्लस को बोला जाता है उच्च विभव। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। किधर की तरफ गति करते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं। किधर की तरफ करते हैं भाई, उच्च, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अब देखो इस चीज को हमने इसलिए पढ़ा है कि यहाँ पे जैसे ही हमने इसको चालक तार के द्वारा पृथ्वी से इसको कनेक्ट किया है, इस गोले को, तो क्या होगा, इस गोले को हमें पृथ्वी से जैसे ही कनेक्ट किया ना तो भाई इसके अंदर यहाँ पर क्या है, ऋणावेश है। ऋणावेश का मतलब क्या होता है, ऋणावेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और धनावेश का मतलब होता है प्रोटॉन। तो यहाँ पे माइनस जो आवेश है ना वो ऋणावेश, यानी माइनस जो आवेश है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे इस चालक छड़, ये जो आवेशित चालक छड़ जो हमने ली थी ना, यहाँ ये ऋणावेश से इसके अंदर का जो ऋणावेश है वो प्रतिकर्षित हो रहा है, यानी यहाँ ये जो माइनस आवेश है इस वाले माइनस आवेश को अपने से प्रतिकर्षित यानी दूर भगा रहा है। क्या कर रहा है भाई, दूर भगा रहा है, यानी इधर की तरफ इसको धकेल रहा है। अब यहाँ पे इस माइनस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये यहाँ से दूर जाने का प्रयास करेगा। अब दूर जाने का प्रयास करेगा तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो माइनस आवेश यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस चालक तार से होते हुए, वो इस चालक तार से होते हुए और वो कहां पे चले जाएंगे भाई, वो ध्यान रखना पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन जितने भी तुमको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जितना भी तुमको ऋणावेश दिखाई दे रहा है, ये ऋणावेश इस चालक तार के द्वारा, इस चालक तार के द्वारा ध्यान रखना इस चालक तार से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे, पृथ्वी में चले जाएंगे। अब पृथ्वी में क्यों चले जाएंगे भाई, पृथ्वी में क्यों चले जाएंगे भाई, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु के अंदर भी तो आ सकते हैं। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस गोले से इस पृथ्वी के अंदर ही क्यों गए, पृथ्वी से इस गोले के अंदर भी तो आ सकते हैं। भाई पृथ्वी के, अभी मैंने तुमको बताया था कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा आवेश होता है, कितना भी लो और कितना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन ये गोला पृथ्वी से भी तो ले सकता है, तो पृथ्वी से क्यों नहीं लिया, यहाँ पे इस चालक गोले से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में क्यों जाएंगे भाई। देखो इसका कारण ये है, अभी हमको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से किधर की तरफ जाते हैं, उच्च विभव की ओर जाते हैं। अब यहाँ पे तुमको ये देखना है कि निम्न विभव किसका है, उच्च विभव किसका है। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी का विभव तो कितना है भाई, 0 है। पृथ्वी का विभव कितना है, 0 है। और यहाँ पे इस गोले की इधर की तरफ देखो माइनस आवेश है, और माइनस आवेश होने के कारण अभी हम विभव का चैप्टर आगे पढ़ेंगे, माइनस आवेश के कारण विभव जो होता है ना वो माइनस में होता है, और प्लस आवेश के कारण जो विभव होता है वो प्लस में होता है। तो माइनस आवेश के कारण जो विभव होगा, यानी यहाँ पे जो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण विभव होगा ना वो माइनस में होगा। इसमें होगा भाई, यहाँ पे माइनस के कारण इस गोले के अंदर ये जो यहाँ
होगा वो माइनस में होगा। अब देखिए मुझे ये बताओ, गोले के अंदर यहाँ पे माइनस में मान आएगा विभव का और यहाँ पे विभव का 0 आएगा, तो मुझे बताओ यहाँ पर विभव का मान ज्यादा होगा या फिर पृथ्वी का विभव ज्यादा होगा? भाई पृथ्वी का तो विभव 0 है और गोले का जहां से हमने तार को कनेक्ट किया है वहां पर विभव का मान माइनस में है। अब माइनस के मान बड़े होते हैं या फिर 0 बड़ा होता है? भाई सभी को पता होगा, 12th क्लास में तुम पढ़ रहे हो तो तुमको मालूम होना चाहिए माइनस का मान बड़ा होता है या फिर 0 बड़ा होता है। तो 0 बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है। 0 बड़ा होने का मतलब ये है कि यहाँ पे पृथ्वी का जो विभव है ना वो तो उच्च विभव होगा और इस गोले का जो विभव होगा यहाँ पर वो क्या होगा? निम्न विभव होगा। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाते हैं, तो यहाँ गोले का जो विभव है वो निम्न विभव है, तो निम्न विभव से इलेक्ट्रॉन सीधे कहाँ जाएंगे? उच्च विभव में, यानी कि इस पृथ्वी की ओर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन अगर पृथ्वी में चले जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन अगर पृथ्वी में चले जाएंगे तो यहाँ से भी जो माइनस आवेश है वो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से ये जो माइनस आवेश है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। भाई यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव यानी कि पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ही जब चले जाएंगे तो माइनस आवेश बचेगा क्या? नहीं बचेगा। अब माइनस आवेश अगर नहीं बचेगा तो माइनस आवेश कहाँ चला गया? पृथ्वी के अंदर चला गया। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी थर्ड कंडीशन है इसकी। हमको यहाँ पे इस वस्तु को हमको यहाँ पे इस वस्तु को आवेशित करना है और आवेशित का मतलब ये है या तो हमको इसके अंदर धनावेश उत्पन्न करना है या फिर इसके अंदर हमको ऋणावेश उत्पन्न करना है। तो प्रेरण की विधि के द्वारा हम प्रोसेस को धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे इसको चालक गोले को भूसंपर्कित करवाया और यहाँ पे एक तरफ का जो आवेश है ना, ऋणावेश है, ऋणावेश जो था उसको हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है? अगले स्टेप में देखो ये जो चालक तार, ये जो चालक तार से हमने इसको जोड़ा था, चालक तार से जो हमने इसको कनेक्ट करवाया था इस गोले को, ये क्यों करवाया था? यहाँ से हमको ऋणावेश खत्म करना था, इसलिए हमने इस चालक तार से इसको जोड़ा था, भूसंपर्कित करवाया था। अब यहाँ से ऋणावेश खत्म हो गया तो इसका इस चालक तार का काम भी खत्म हो गया। अब चालक तार का काम खत्म हो गया। अब चालक तार का काम अगर खत्म हो गया तो हम इस चालक तार को अगले स्टेप में हटा देते हैं। अगले स्टेप में अगर इसको हम हटा देते हैं, अगले स्टेप में अगर हम इसको हटा देते हैं तो हमारा जो कंडीशन होगी उसको हम यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा। देखो ये तो कंडीशन कौन सी थी? थर्ड कंडीशन थी। अगली कंडीशन क्या है? ये तो चालक स्टैंड हो गया, ये चालक गोला है और यहाँ पे हमने एक चालक छड़ रख रखी है, आवेशी चालक छड़। यहाँ पे हमने धनावेश दिखा रखा है। अब देखो इस वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? चालक तार को हटा रहे हैं, तो चालक तार हमने यहाँ पे नहीं बनाया है और यहाँ पे देखो माइनस आवेश खत्म हो गया था। यहाँ पे माइनस आवेश खत्म हो गया था तो हमने यहाँ पे अपनी बार माइनस आवेश को दिखाया है क्या? माइनस आवेश को हमने नहीं दिखाया है। अब माइनस आवेश को नहीं दिखाया तो हमारी जो कंडीशन होगी वो ये वाली होगी। इसको हम कंडीशन मान लेते हैं 4। अब देखो अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगली कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? अगली कंडीशन में अब ये जो धनावेश था, ये जो धनावेश इसके अंदर बचा हुआ है वो एक ही तरफ है। अभी प्रेजेंट की कंडीशन में एक ही तरफ क्यों है? क्योंकि ये ऋणावेशी छड़ से क्या हो रहा है? आकर्षित हो रहा है। अब ऋणावेशी छड़ से आकर्षित हो रहा है ना, अब हम क्या करते हैं? जो आवेशी छड़ हमने ली थी, आवेशित छड़ जो हमने ली थी, इसका काम यहाँ पे अब खत्म हो गया है। अब हम इस आवेशी छड़ को यहाँ इस आवेशी छड़ को, तो ये जो धनावेश है, ये जो धनावेश है इस गोले के अंदर क्या हो जाएगा? एक समान और एक फैल जाएगा। एक समान रूप से अगर फैल जाएगा ना तो इसके अंदर ऋणावेश तो है ही नहीं, ओनली धनावेश बचेगा। तो एक धनावेशित धनावेशित गोला कहलाएगा, यानी कि आवेशित। और इस विधि को ही हम कौन सी विधि कहेंगे? प्रेरण के द्वारा
आवेशन स्टार्टिंग में हमने एक उदासीन चालक गोला लिया था और लास्ट में जो गोला हमको प्राप्त होगा वो एक आवेशित गोला प्राप्त होगा। तो अगली कंडीशन को हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखो अगली कंडीशन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये गोला हो गया, देखो चालक स्टैंड हो गया और यहाँ पे जो धनावेश है इस चालक छड़ को जैसे हम हटाएंगे ना, जैसे ही हम इस चालक छड़ को हटाएंगे तो इस गोले के अंदर केवल धनावेश बचेगा और धनावेश धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये जो आवेश है ना वो ध्यान रखना ये एक दूसरे से दूर हटेगा तो इसकी सतह पर यानी फैल जाएगा। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारे लास्ट स्टेप है। अब यहाँ पे देखो ओनली धनावेश बचा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो गोला है ना कौन सा गोला है, धनावेशित गोला है। कौन सा गोला है, धनावेशित गोला है। ये हमारी जो कंडीशन है ना वो फिफ्थ कंडीशन है, पांचवी कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जो गोला लिया था वो एक उदासीन गोला लिया था और लास्ट में जो गोला हमको प्राप्त हो रहा है वो एक धनावेशित गोला है। इस प्रकार से गोले को जो आवेशित किया है, इस प्रकार से जो गोले को हमने आवेशित किया है, इस विधि को हम क्या कहते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। पर मैं वापस से तुमको इसको बता देता हूँ। देखो वापस से एक बार मैं तुमको बता देता हूँ भाई। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, एक उदासीन चालक गोला लिया था। क्या लिया था, उदासीन चालक गोला लिया था जिसको कुचालक स्टैंड पर रख दिया। अब कुचालक स्टैंड पर रख दिया, इसके अगला स्टेप क्या है, हम यहाँ पे उदासीन चालक गोले के नजदीक एक ऋणावेशी छड़ को लेकर आते हैं। ऋणावेश छड़ को जैसे ही हम लाएंगे तो इसके अंदर का जो आवेश होता है उदासीन गोले के अंदर का आवेश ये अलग अलग हो जाएगा। यानी कि ऋणावेश से धनावेश तो आकर्षित होगा तो वो तो इधर की तरफ आ जाएगा और ऋणावेश से ऋणावेश प्रतिकर्षित होगा तो वो दूसरी वाली सतह पर चला जाएगा। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, अगले स्टेप में हमको इसको आवेशित करने के लिए भाई आवेश उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो धनावेश की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी या फिर ऋणावेश की मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी। भाई आवेश अगर बराबर मात्रा में होगा तो टोटल आवेश हमारा जीरो होगा। टोटल आवेश क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पे आवेश की मात्रा, आवेश उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस गोले को हमको भूसंपर्कित करवाना पड़ेगा। भूसंपर्कित जैसे ही करवाएंगे तो चालक तार को हम क्या करेंगे, पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही चालक तार से हमने कनेक्ट किया है तो इसके अंदर का जितना भी इलेक्ट्रॉन था, जितना भी माइनस आवेश था, पूरा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। अगले स्टेप में क्या किया, इस चालक तार को हमने हटा दिया तो हमारी ये कंडीशन बन जाएगी। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया है, ये चालक छड़ को हमने हटा दिया। चालक छड़ को जैसे हटाएंगे इसके अंदर का जो धनावेश एक जगह पे एकत्रित था, एक जगह पर इकट्ठा हो रहा था, वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेगा, प्रतिकर्षण बल के कारण। तो लास्ट कंडीशन हमारी ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो गोला हमको प्राप्त हुआ है वो एक धनावेशित गोला है, आवेशित गोला है। इस प्रकार की जो विधि होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब देखिए कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाकर मुझे कोई बता सकता है क्या, अगर मुझे इस गोले को ऋणावेशित करना हो, अगर मुझे इस गोले को धनावेशित की जगह ऋणावेशित करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट मुझे आंसर बता सकता है अपने आप को अनम्यूट करके। इतने में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, सोच के मुझे बताओ फटाफट से, इस गोले को ऋणावेशित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। कोई भी देखो भाई, हमको अगर इस गोले को ऋणावेशित करना है ना, अगर हमको इस गोले को ऋणावेशित करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऋणावेश बचाने के लिए, इसके अंदर ऋणावेश रखने के लिए हमको धनावेश को तो बाहर निकालना पड़ेगा, धनावेश को तो खत्म करना पड़ेगा और ऋणावेश को इसके अंदर बचा करके रखना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे ऋणावेश लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ऋणावेश उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस वाली छड़ को, ये वाली जो छड़ है ना, यहाँ पे जो हमने ऋणावेशी छड़ लिया है इसको हमको धनावेशी छड़ लेना पड़ेगा। अगर हम इसको धनावेशी छड़ लेंगे ना, अगर इस छड़ को, ऋणावेशी छड़ को अगर हम धनावेशी छड़ लेंगे तो तुमको पता होना चाहिए इसके अंदर का जो आवेश है, इसके अंदर का जो आवेश होगा, इस गोले के अंदर का जो आवेश होगा ना भाई, छड़ की तरफ तो कौन सा आवेश रहेगा, माइनस आवेश तो इधर की तरफ आ जाएगा और प्लस आवेश इधर की तरफ चला जाएगा। माइनस आवेश तो क्या होगा, माइनस आवेश तो छड़ की तरफ आ जाएगा,
भाई माइनस आवेश क्यों आएगा? ये डायग्राम ऋणावेशी छड़ का बना हुआ है। अब मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इस छड़ को हम धनावेशित लेते ना, अगर इस छड़ को हम धनावेशित लेते तो धनावेश के नजदीक में कौन सा आएगा भाई? ऋणावेश आएगा। तो माइनस आवेश तो इधर की तरफ आएगा और धनावेश इधर की तरफ चला जाएगा। फिर अगली कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? वही चालक तार से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अब चालक तार से अगर कनेक्ट करेंगे ना, चालक तार से कनेक्ट करेंगे तो इस गोले में देखो ऋणावेश तो इधर की तरफ होगा और धनावेश इधर की तरफ होगा। अब ऋणावेश जो है ना वो तो पृथ्वी में जा ही नहीं सकता है। उसका कारण क्या है? ऋणावेश पृथ्वी में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पे ऋणावेश है तो वो ऋणावेश जो होगा ना वो धनावेश से क्या होगा भाई? आकर्षित होगा। अगर हम धनावेशित छड़ यहाँ पर लेंगे तो धनावेशी जो छड़ होगी ना वो उस ऋणावेश को आकर्षित करके रखेगी, यानी कि आकर्षण बल के द्वारा उसको बांधे हुए रखेगी। और वहां पे जो दूसरी परत पर धनावेश होगा ना उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो फिर उस धनावेश को खत्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई? इस गोले को ऋणावेशित करने के लिए धनावेश को खत्म करना पड़ेगा ना। तो देखो धनावेश को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे ही हम इसको चालक तार से जोड़ेंगे, जैसे ही इसको हम चालक तार से जोड़ेंगे, मैं थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए इधर से बता देता हूँ, डायग्राम में थोड़ा सा वो रहेगा। देखो हमारी जो कंडीशन बनेगी ना वो ये बनेगी। यहाँ पे तुमने धनावेशी छड़ ले रखी है, प्लस आवेश है, ध्यान रखना छड़ के ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। अगर प्लस आवेश होगा ना इधर की तरफ तो आएगा माइनस और इधर की तरफ क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। इधर की तरफ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ये कंडीशन समझ में आ गई भाई? सबसे पहले हम उदासीन गोला लेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? यहाँ पे धनावेश छड़ लेंगे और धनावेशी छड़ लेंगे ना तो हमारी जो कंडीशन बनेगी वो ऐसी बनेगी, ऋणावेश तो छड़ की तरफ चला जाएगा और धनावेश दूसरी तरफ चला जाएगा। अगले कंडीशन में क्या करेंगे? अगली कंडीशन में हम इसको इस गोले को पृथ्वी से संपर्कित करवाएंगे। किससे संपर्कित करवाएंगे? पृथ्वी से संपर्कित करवाएंगे। अब पृथ्वी से संपर्कित करवाएंगे ना तो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये जो माइनस आवेश है ये कहीं भी नहीं जाएगा। उसका कारण क्या है? माइनस को ये जो धनावेशी छड़ है वो पकड़े हुए रखी है, यानी कि आकर्षण बल के द्वारा बांधे हुए रखी है। तो देखिए कोई मुझे बता सकता है क्या? कोई मुझे बता सकता है क्या क्या ये धनावेश इस पृथ्वी के अंदर चला जाएगा क्या? कई स्कूलों में और कई टीचरों ने जो वीडियो बना रखी हैं उनमें उन्होंने ये बता रखा है कि ये धनावेश जो है ना वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। जो धनावेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाएगा क्या? नाभिक के अंदर होने का मतलब यह है कि उन पर प्रबल नाभिकीय बल लगता है और प्रबल नाभिकीय बल को तोड़कर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर ही नहीं सकते, पृथ्वी में जा ही नहीं सकते हैं। अब गति करेंगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन ही करेंगे। कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन ही गति करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या होगा? ये धनावेश खत्म करने के लिए, धनावेश खत्म करने के लिए देखो क्या करेंगे हम। यहाँ पे जैसे ही इस चालक तार से हमने जोड़ा है ना तो तुमको अभी मैंने बताया कि पृथ्वी का विभव तो जीरो होता है, पृथ्वी का विभव तो जीरो होता है। यहाँ पे जो धनावेश है ना, ये जो धनावेश है, ये जो धनावेश है, इस धनावेश के कारण यहाँ पर गोले पर जो विभव होगा वो धनात्मक विभव होगा। अब धनात्मक जो मान होगा ना विभव का वो एक उच्च विभव माना रहेगा और जीरो विभव जो होगा वो पृथ्वी का निम्न विभव माना जाएगा। अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से किधर की तरफ जाते हैं? उच्च विभव की तरफ जाते हैं। तो निम्न विभव कौन सा हुआ भाई? पृथ्वी का हुआ। अब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? गोले में जाएंगे। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन गोले में जाएंगे और पृथ्वी से जब इलेक्ट्रॉन गोले में जाएंगे ना तो ये ध्यान रखना यहाँ पर जो धनावेश होगा, यहाँ पर जो धनावेश होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश, जब इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश जब इस गोले के अंदर जाएगा तो यहाँ पर इस धनावेश को वो क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। उदासीन का मतलब खत्म कर देगा। खत्म कैसे करेगा भाई? सपोज करो मान लो तुम्हारे पास -5 कूलम है, मान लो तुम्हारे पास कितना आवेश है? -5 कूलम है। अगर मुझे इसे खत्म करना है तो मैं यहाँ पर अगर मान लो +5 कूलम और लाऊंगा तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर जितना भी धनावेश है ना, इस गोले के अंदर जितना भी धनावेश है वो क्या होगा? इस पृथ्वी के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे
उन इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के यहाँ अपने आप को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अपने आप को क्या कर देंगे, जब धनावेश और ऋणावेश दोनों मिलेंगे तो वहां पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो ये धनावेश यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म। और धनावेश अगर खत्म यहाँ से हो गया तो अगले स्टेप में हम इस चालक तार को यहाँ से हटा देंगे। अगले स्टेप में अगर चालक तार को हटा देंगे यहाँ पे ये वाली कंडीशन बनेगी। फिर उससे अगला स्टेप जो आएगा उसमें हम चालक छड़ को भी हटा देंगे। और ये आवेशित छड़ को हटाने के बाद ऋणावेश ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये माइनस जो आवेश है ना वो पूरे गोले में फैल जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे हमको कौन सा गोला प्राप्त होगा, ऋणावेशित गोला प्राप्त हो जाएगा। कौन सा गोला प्राप्त होगा भाई, ऋणावेशित गोला प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम हमारी मर्जी से धनावेशित गोला या फिर ऋणावेशित गोला प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो ये जो विधि है ना वो तुम्हारी कौन सी विधि है, प्रेरण के द्वारा आवेशन विधि है। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लो और नोट करने के बाद ये डायग्राम तुमको बनाना है और उसके बाद फिर तुम्हारी क्लास आज के लिए खत्म हो जाएगी। और एक चीज और मैं तुमको बता देता हूँ इस विधि में ध्यान रखना, प्रेरण के द्वारा जो आवेशन होता है ना, प्रेरण के द्वारा जो आवेशन होता है वो ध्यान रखना एक ऐसी विधि होती है, प्रेरण के द्वारा आवेशन एक ऐसी विधि होती है आवेशन की जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए, जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है। बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है। स्पर्श का मतलब यह है, देखो भाई हमने जो घर्षण विधि पढ़ी थी उसमें दो उदासीन वस्तु ली थी, दोनों वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा था कि दोनों को स्पर्श करवाया था ना। और सेकंड जो विधि थी चालन विधि, चालन विधि में भी हमने क्या किया था, उदासीन वस्तु ली थी, एक आवेशित वस्तु ली थी, दोनों को हमने स्पर्श करवाया था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने आवेशित छड़ ली थी इसको कहीं पर भी इस चालक गोले के, इस उदासीन चालक गोले के स्पर्श करवाया है क्या, स्पर्श नहीं करवाया, इसको दूर ही रखा है। स्पर्श नहीं करवाया है, इसको दूर ही रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेरण के द्वारा आवेशन आवेशन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए, जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है। तो इसमें नोट करो प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन, इसको नोट कीजिए। यह विधि आवेशन की एक ऐसी विधि होती है, यह विधि आवेशन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए, जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है, बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है, जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है। बाकी की जो रामायण है ना कि भाई इसमें उदासीन गोला लेते हैं, चालक छड़ को उसके नजदीक लाते हैं, भू संपर्कित करवाते हैं, फिर उसको दूर हटा देते हैं, वो रामायण तुमको इस विधि में नहीं लिखनी है। ओनली तुमको इतना सा ध्यान रखना है, तुमसे कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि आवेशन की ऐसी कौन सी विधि है, आवेशन की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेशित किया जाता है। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। दूसरा इसका डायग्राम तुमको पता होना चाहिए कि भाई कैसे कैसे इसको हमको वस्तु को आवेशित करना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो डायग्राम है, पूरे के पूरे जो स्टेप है ना ये तुमको बनाने हैं। जो मैंने तुमको लाइन लिखवाई है इसके नीचे तुमको एक पूरा का पूरा डायग्राम, पहले ये वाला स्टेप उतारना है, फिर सेकंड उतारना है, फिर थर्ड उतारना है, फिर फोर्थ उतारना है और फिर फिफ्थ उतारना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम तुमको इस विधि में बनाना है। पूरी रामायण तुमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाई जिन्होंने उतार लिया, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपने आप को लेफ्ट कर ले जल्दी से। और तुम्हारी आज मैथ की क्लास नहीं होगी।